तो हम लोग क्लास में कहाँ थे? अच्छा, चलो तो आज शुरू करते हैं हम लोग संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसे हम संघ और राज्य क्षेत्र की जो चर्चा करते हैं हम लोग भाग 1 पढ़ेंगे और अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ेंगे और पहली अनुसूची में वर्णित पढ़ते हैं। इसमें पहली अनुसूची में हम संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन पढ़ेंगे। बता दें कि राज्यों का संघ आप देखेंगे कि अनुच्छेद 1 आप पढ़े होंगे। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया या भारत की वजह जो होगा, हम लोग इसमें इंडिया नाम दिया गया है, इंडिया या भारत। इंडिया और भारत की वजह हमने क्या कहा, इसकी वजह हमने एक नाम और दिया इंडिया। देखिए आर्टिकल 1 में भारत और इंडिया का नाम का वर्णन किया गया है, लेकिन हमने इसको वजह का नाम दिया राज्यों के समूह। हमने कहा क्या भारत जो होगा राज्यों के समूह, क्या होगा? राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। अब आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़ेंगे हम लोग। भाग 1 की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 1 से 4 तक पहली अनुसूची का वर्णन किया जाता है। आर्टिकल 1 में इंडिया अर्थात भारत, अर्थात इसके वजह हमने कहा कि राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा भारत। यह व्यवस्था 2 प्रकार की हुई। अगर इसको देखा जाए, यह व्यवस्था 2 प्रकार की थी। इस व्यवस्था के 2 प्रकार थे। पहला प्रकार तो यह था, पहली व्यवस्था यह थी कि एक देश का नाम हो, एक देश का नाम, राज्यों के संघ का मतलब होता है जो राज्य होते हैं उनका एक संघ होना चाहिए, इसलिए जो होता है इंडिया भारत होना चाहिए। इस व्यवस्था में 2 का एक देश का नाम होगा। दूसरी थी कि दूसरी पद्धतियां जो थी, दूसरी जो थी वो राज पद्धति के आधार पर होगा। राज्यों के राज पद्धति के प्रकार दिया गया था। इसमें राज पद्धति के प्रकार के बारे में चर्चा की गई। राज पद्धति के प्रकार, एक पहला था देश का नाम, दूसरा राज पद्धति के आधार पर। लेकिन आपको बता दें कि एक महान संविधान के पिता, आप पता है आपको, भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि राज्यों का संघ, उन्होंने कहा राज्यों का जो संघ है इसके 2 महत्वपूर्ण बात है। अंबेडकर जी ने कहा कि जो राज्यों का संघ बनाया गया इसकी 2 महत्वपूर्ण बात होती है। पहला उन्होंने कहा कि भारतीय संघ जो होगा, जो भारतीय संघ होगा वो राज्यों के बीच, देखिए क्या होगा, जो भारतीय संघ होगा वो राज्यों के बीच जो होते हैं, बीच में कोई समझौता का परिणाम नहीं होगा। राज्यों के बीच में कोई समझौता का परिणाम नहीं है, कोई समझौता का परिणाम नहीं है।
अंबेडकर जी कहें कि राज्यों के संघ होने की दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि पहला कि भारतीय संघ जो होगा और राज्यों के बीच में कोई समझौता का परिणाम ये नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा राज्यों को संघ से अलग होने का, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होगा, अधिकार नहीं। इसलिए जो होता भारत को राज्यों का संघ कहा गया आर्टिकल 1 में। अर्थात अंबेडकर जी कहते हैं कि इसके दो महत्वपूर्ण बात निकलती है। पहली बात तो भारतीय संघ को राज्यों के बीच में कोई समझौता का परिणाम नहीं। दूसरी बात कहा जो राज्य होंगे और राज्यों को जो होता संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होगा। इसलिए जो होता है आर्टिकल 1 में इसकी बात कही। अब आपको बताते हैं कि अनुच्छेद 1 में के अनुसार जो होता है राज्यों के क्षेत्र में कैसे कितने क्षेत्रों में बांटा गया। अनुच्छेद 1 के अनुसार राज्य के 3 क्षेत्रों में हमने बांट दिया। पहला क्या बांटा, देखिए आर्टिकल 1 के अनुसार जो होता क्षेत्र को 3 भागों में हमने बांटा, 3 भागों में बांटा। पहला कि राज्यों का क्षेत्र होगा, पहला बताया गया राज्यों का क्षेत्र होगा। दूसरी बात बताई गई संघों का क्षेत्र होगा, संघ के क्षेत्र होंगे। और तीसरी बात आर्टिकल 1 में कही गई कि ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय अर्थात किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय अधिग्रहित किया जा सकता है, अधिग्रहित किया जा सकता है। आर्टिकल अनुच्छेद 1 के अनुसार क्षेत्र को जो होता है 3 श्रेणियों में रखा गया, 3 श्रेणियां दी गई। इसमें कहा गया क्या कि राज्यों के क्षेत्र होंगे, संघ के क्षेत्र होंगे और ऐसे क्षेत्र जो किसी भी समय जो होता है अधिग्रहित किया जा सकता है। देखिए आपको बता दें भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। जो इंडिया है, जो भारत है, एक संप्रभु राष्ट्र है और संप्रभु राष्ट्र होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत, संप्रभु जो राष्ट्र होते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी क्षेत्र को अधिग्रहित किया जा सकता है। या अधिग्रहित का मतलब कह सकते हैं कोई भी क्षेत्र होता। भारत एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत जो होता किसी भी क्षेत्र को अधिग्रहित किया जा सकता है। अधिग्रहित का मतलब हम उसको क्या करें, या तो शामिल कर लें अपने क्षेत्र में, या तो उपहार स्वरूप उस क्षेत्र को ले लें, या तो हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र को लीज पर ले सकते हैं। 100 साल 50 साल, जैसे ग्वादर बंदरगाह को पाकिस्तान ने चीन को क्या करेगा 100 सालों के लिए सौंप रखा, तो उसको क्या कर दिया, अधिग्रहित कर लिया चीन ने, अर्थात ग्वादर बंदरगाह को 100 सालों के लिए जो होता लीज पर ले लिया। तो ये एक संप्रभु राष्ट्र के नाते भारत भी एक संप्रभु राष्ट्र। यही तीसरी चीज हम कहते हैं ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय अधिग्रहित किया जा सकता है। इसलिए 3 श्रेणियों में बांटा गया था। अर्थात हमने तीसरी लाइन समझाने की कोशिश किया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जो होता है उसे किसी भी क्षेत्र को अधिग्रहित किया जा सकता है, अर्थात शामिल किया जा सकता है, या उपहार पर लिया जा सकता है, या तो आप लीज पे ले सकते हैं। देखिए भारतीय संविधान लागू होने के कुछ दिन बाद जो होता कुछ हमने विदेशी क्षेत्रों को अधिग्रहित किया था। जैसे आप जब भारत का संविधान लागू हुआ, संविधान 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 अर्थात संविधान लागू होने के पश्चात,
संविधान लागू होने के बाद हमने कुछ क्षेत्र को अधिग्रहित किया था, कुछ क्षेत्र को हमने अधिग्रहित किया था। जैसे एग्जाम्पल पे आप लिख सकते हैं, ऐसे कह दिया जाए दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, गोवा, या कह सकते हैं दादर नगर हवेली को हमने शामिल किया, गोवा, दमन दीव, दमन व दीव व पुदुचेरी, पांडुचेरी जिसे कहा जाता था, एवं सिक्किम, एवं सिक्किम को जो होता है क्षेत्र में हमने आध क्षेत्रों को हमने इसमें शामिल किया था, जो अधिग्रहित किया था भारतीय संविधान लागू होने के बाद। और इन क्षेत्रों को कब कब शामिल किया गया था आप अभी नीचे देखेंगे, हम आपको सन बता देते हैं कि किन किन क्षेत्रों को कब कब शामिल किया गया था। तो ये आर्टिकल 1 के अनुसार इतना हुआ। लेकिन जब आप अनुच्छेद 2 पढ़ेंगे तब उसमें एक बात कही गई कि जो संसद होगा, अनुच्छेद 2 में संसद को एक शक्ति प्राप्त की गई, दी गई है। अनुच्छेद 2 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नए राज्यों की प्रवेश या उसके स्थापना कर सकती है। किसी भी नए राज्य का प्रवेश, नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना क्या कर सकती है, स्थापना कर सकती है। यह आर्टिकल 2 में कहा गया। हम अनुच्छेद 2 पढ़ेंगे आप। देखिए, संसद की 2 शक्तियां होती हैं। हमने बताया आर्टिकल 2 में जो होती हैं संसद की, ये कह दिया जाए कि संसद की 2 शक्तियां होती हैं। संसद की 2 शक्तियां होती हैं। देखिए, पहली शक्ति होगा नए राज्यों को भारत में शामिल करें, नए राज्यों को क्या करें, भारत में शामिल कर सकती है, भारत में शामिल करें। दूसरी जो शक्ति दी गई है उसे कहा जाएगा नए राज्यों को गठन करने की शक्ति, नए राज्यों की गठन करने की शक्ति, नए राज्यों की गठन करने की शक्ति। इसे आर्टिकल 2 में रखा गया। अनुच्छेद 2 के तहत जो होता है देखेंगे तो आर्टिकल 2 में संसद को नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना कर सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संसद की 2 शक्तियां दी गई हैं। पहली शक्ति दी गई कि नए राज्यों को भारत में शामिल करे, और दूसरी शक्ति है जो नए राज्यों को गठन करने की शक्ति जो होता है संसद को दी गई। लेकिन अनुच्छेद 3 में आप नए राज्यों के निर्माण और परिवर्तन की बात करेंगे तो आर्टिकल आप 3 समझने की कोशिश करिए कि आर्टिकल 3 में कहा क्या गया, तब 2 पूरी तरह से समझ में आता है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण होगा। 3 में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण एवं उनके नामों में वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित पड़ेंगे। नए राज्यों का निर्माण एवं राज्यों के परिवर्तन से संबंधित, राज्यों के परिवर्तन से संबंधित। तो हम आर्टिकल 3 में पढ़ते हैं कि नए राज्यों का निर्माण और राज्यों के परिवर्तन से संबंधित बात जो कही गई वो आर्टिकल 3 में कही गई। देखिए, अनुच्छेद 3 के तहत संसद को जो होता है अधिकृत कर सकता है। आर्टिकल 3 के तहत जो संसद होता है, संसद जो होता है अधिकृत कर सकता है। इस अधिकृत कर सकता है, क्या क्या अधिकृत कर सकता है? पहली चीज होगा कि किसी भी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकता है। सुनेंगे, किसी भी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकता है, या तो किसी भी राज्य क्षेत्र को बड़ा कर दे, या तो फिर क्या करता है, बड़ा करने की जगह बढ़ा सकता है, या फिर उसे क्या कर सकता है,
घटा सकता है। संसद को यह शक्ति दी गई है आर्टिकल 3 के अनुसार, किसी भी राज्य क्षेत्र को बड़ा कर दे या फिर घटा सकता है। दूसरी है किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, किसी राज्य की सीमा में, किसी भी राज्य के सीमा में वो परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, अर्थात घटा सकता है, बढ़ा सकता है और किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकता है, या किसी भी राज्य के क्या करेंगे, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है। किसी भी जो होता है राज्य के नाम को क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, नाम को परिवर्तन कर सकता है। आपको बता दें कि आप यूपीएससी देने जाएंगे, उसमें बताया गया, या आपको बता दें कि किसी राज्य के नए निर्माण कर सकता है, किसी राज्य का नया निर्माण कर सकता है, नया निर्माण कर सकता है। ये क्या करेंगे, इस संसद की इतनी शक्तियां प्राप्त होती हैं। किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन संविधान लागू होने के बाद 1950 में सबसे पहले जो होता है राज्यों के नाम में परिवर्तन जो किया गया, तो आपको पता होगा संयुक्त राज्य प्रांत का। और संयुक्त राज्य प्रांत 1950 में नाम परिवर्तन करके क्या बनाया गया था, उत्तर प्रदेश। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान लागू होने के बाद सबसे पहले किस राज्य क्षेत्र का नाम परिवर्तन किया गया, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि पहले संयुक्त प्रांत था और फिर क्या कर दिया गया, 1950 में इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो आप जान गए होंगे आर्टिकल 3 के अनुसार जो होता है संसद को अधिकृत दिया गया है कि वो किसी भी राज्य को बढ़ा या घटा सकता है, और कह सकता है किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकता है, और किसी राज्य के नाम में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। किसी राज्य के नया निर्माण की शक्ति भी संसद को दी गई है। अर्थात अगर राज्यों के नाम में प्रथम अगर परिवर्तन पूछता है तो 1950 में संविधान लागू होने के बाद संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया, ये पहला प्रांत किया गया। अब देखिए, लेकिन परिवर्तन से संबंधित जो होता है, कोई अध्यादेश जो होता अगर परिवर्तन करना है राज्यों में, तो ये अधिकार दिया गया कि कोई अध्यादेश राष्ट्रपति को अनुमति लेनी पड़ती है। अगर राज्य में परिवर्तन से संबंधित कोई बात है, परिवर्तन से संबंधित अगर बात कोई है, तो उस अध्यादेश को पेश करने से पहले, अध्यादेश को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मंजूरी होनी, राष्ट्रपति की अनुमति, पूर्व अनुमति चाहिए। बिना राष्ट्रपति के अनुमति के जो होता अध्यादेश, राज्यों के नाम में परिवर्तन अध्यादेश नहीं कर सकते। अर्थात कहा जाए राज्यों से संबंधित, परिवर्तन से संबंधित कोई भी चीज हो, राज्य के परिवर्तन से संबंधित कोई भी अध्यादेश हो, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति क्या होना चाहिए, लेनी पड़ेगी। अब क्या करता है राष्ट्रपति जो होता है, उस अध्यादेश को क्या करता है, उस राज्य से संबंधित, जिस राज्य का परिवर्तन करना है उस राज्य से संबंधित जो संबंधित होता है वो विधानमंडल को भेजता है, उस राज्य से संबंधित विधानमंडल को भेजता है। क्या करता है, विधानमंडल के पास भेजता है। जिस राज्य में नाम में परिवर्तन करना है या किसी राज्य को, क्षेत्र को घटाना बढ़ाना है, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति क्या होनी चाहिए, लेनी पड़ती है अध्यादेश प्रस्तुत करने से पहले। और जो राष्ट्रपति होता है वो जो होता है, उस जिस राज्य के नाम में परिवर्तन या विस्तार करना है, उस राज्य के विधानमंडल को क्या करता है, उस संबंधित विधानमंडल के पास क्या करता है, भेजता है। और जो विधानमंडल होता है एक सीमा, एक निश्चित सीमा के अंतर जो होता है उसे बता देता है। उसकी सीमा निश्चित होती है, अर्थात एक निश्चित सीमा के अंदर क्या करता है, बताता है। अर्थात कहा जाए निश्चित सीमा के,
भीतर जो होता दिया जाना, उसे उत्तर दिया जाना अनिवार्य माना जाता है। अब आपको बता दें, अगर संविधान में संशोधन करना है, अगर राज्य के परिवर्तन में, या आपको कह दिया जाए आर्टिकल 3 के तहत अगर संविधान में संशोधन के टाइप कैसे होते, ध्यान से सुनेंगे। संविधान संशोधन जो टाइप होंगे संविधान संशोधन के टाइप, पहला तो आप साधारण बहुमत के द्वारा कर लेंगे। पहला ये बात हो जाती है कि आप जो होते हैं साधारण बहुमत के द्वारा संविधान को संशोधन कर देंगे, साधारण बहुमत द्वारा। दूसरी चीज जो होती है उसे स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, कहा जाए तो दूसरी चीज जो होती है स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होगा जो सदन की पूरी स्ट्रेंथ जितनी होगी, जो सदन की जो पूरी स्ट्रेंथ होती है उसका लगभग 50% और +1 होना जरूरी होता है। ठीक है, जो सदन की पूरी स्ट्रेंथ होगी लगभग 50% +1 होना चाहिए। और उसमें से क्या करेंगे, उस उपस्थित मतदान में उस जो था उपस्थित मतदान होता है उसका 2/3 जरूरी होता है, तभी जाकर के क्या करेंगे संशोधन किया जा सकता है। अगर 2/3 स्ट्रेंथ 50+1 होना चाहिए और जो उपस्थित मतदानों की संख्या होना चाहिए वो लगभग 2/3 होनी चाहिए, तब जाकर मतदान की पूरी होगी। और आधे राज्यों की तीसरी चीज होती है आधे राज्यों की सहमति, आधे राज्यों की सहमति। तब जाकर के संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो आपको हम बता दें इस संशोधन के बाद जो होता है, आप जानेंगे संविधान में संशोधन किस तरह टाइप होता है। आर्टिकल 1, 2 और 3 आप जानें। अब इसके बाद देखेंगे देशी राज्यों का एकीकरण हम पढ़ाते हैं आपको कि कैसे छोटे छोटे राज्य जो पहले बटे थे हम कैसे इन्हें मिलाएं। देशी राज्यों का एकीकरण, देशी रियासतों का एकीकरण। तो आपने अगली वीडियो में हमने आपको राज्य और संघ से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ाए थे। राज्य एवं संघ से संबंधित हमने आपको प्रश्न पढ़ाया था। हमने आर्टिकल 1, 2 और 3 की चर्चा किया था। अब हम यहां पढ़ते हैं कि राज्य और संघ की वही चर्चा पढ़ते हैं, भाग 1 का पार्ट पढ़ते हैं, भाग 1 और आर्टिकल अनुच्छेद 1 से 4 तक हमने वर्णन किया था और पहली अनुसूची हमने आपको पढ़ाया था। पहली अनुसूची के बारे में चर्चा किया था। आज हम पढ़ते हैं देशी रियासतों का एकीकरण भारत में कैसे हुआ था। देशी रियासतों का एकीकरण, देशी रियासतों का एकीकरण। आपको बता दें कि आप अगर विस्तार से वीडियो जाएंगे तो वीडियो के नीचे चले जाएंगे तो आप देशी रियासतों का जम्मू कश्मीर को पूरा हमने 48 मिनट में केवल जम्मू कश्मीर का चर्चा किया है। लेकिन आज हम शॉर्टकट में आपको बताते हैं कि देशी रियासतों का एकीकरण के बारे में। आपको पता होगा कि जब भारत में अनेक छोटे छोटे देशी रियासतें थे तो उसमें 2 रियासतें थी। पहला था ब्रिटिश भारत, 2 रियासतों में बटा था, एक ब्रिटिश भारत में, दूसरी जो थी वो देशी रियासतें थी। ब्रिटिश भारत था और दूसरी जो थी उसमें देशी रियासतें थी।
आपको बता दें कि ब्रिटिश जो भारत थे उसमें 20 प्रांत थे, कुल मिला के 9 प्रांत जो मेन रखे जाते थे। ब्रिटिश भारत में 9 प्रांतों में बटा था, जबकि जो छोटे छोटे देसी राजा थे इनकी संख्या लगभग 600 थी। देसी रियासतों की संख्या जो थी 600 रियासतें थी। उन 600 रियासतों में जो था, जब बंटवारा हुआ देसी रियासतों का, तो आपको बता दें कि रियासतों में जो होता है, पाकिस्तान के हिस्से में जो जाता है वो 58 जो होते हैं वो पाकिस्तान में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, जबकि शेष जो होते हैं इंडिया में शामिल होते हैं। भारत में 542 रियासतें भारत में शामिल होती हैं। 600 रियासतों में जो होते हैं 58 रियासतें जो थी वो पाकिस्तान में शामिल होती हैं, जबकि भारत के रियासतों में 542 थी। लेकिन इसमें 3 रियासतें ऐसी थी ना तो जो भारत में शामिल होना चाहती थी और ना ही पाकिस्तान में वो स्वतंत्र होना रखना चाहती थी। पहला जो था वो था जम्मू कश्मीर। हमने आपको जम्मू कश्मीर पे, नीचे चले जाएंगे लिंक में, तो आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर पे हमने 48 मिनट का वीडियो उसका विस्तार से बताया था। और इसके बाद जो था दूसरी जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थी वो थी आपका जूनागढ़, और जो तीसरी रियासतें थी वो हैदराबाद थी। हैदराबाद। इन 542 रियासतों में 3 रियासतें ऐसी थी ना तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी, ना तो जूनागढ़ में, ना तो पाकिस्तान में, ना तो भारत में शामिल होना चाहती। ये स्वतंत्र रहना चाहती थी, अर्थात जिसमें 3 थी, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। लेकिन हमने आपको बताया था कि जो जम्मू कश्मीर होता है, आपको बताया कि पाकिस्तान के कबायली जो था अकबर के नेतृत्व में, हमने बताया था कि अकबर के नेतृत्व में कबायलियों ने पाकिस्तान के सेना का समर्थन लेकर के जम्मू कश्मीर पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया था। उस समय हमने बताया कि जो शासक थे वो शासक थे आपके हरि सिंह। शासक था जम्मू कश्मीर के, कौन शासक थे, हरि सिंह थे। और हरि सिंह पर जो थे लगातार 3 आक्रमण किए। तो उस समय सबसे उभरता हुआ नेता जो थे शेख अब्दुल्ला थे। तो उसमें कहेंगे कि हरि सिंह पर जब जम्मू कश्मीर के पर जो होता कबायलियों ने अकबर खां के नेतृत्व में पाकिस्तान के सैनिक के समर्थन पर जब इस पर आक्रमण किया, तो हरि सिंह ने क्या कर दिया, इस भारत में जो होते विलय पत्र पर जो होते हस्ताक्षर कर देते। विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा जो होता है भारत में क्या कर दिए, शामिल हो गए। देखिए, हमने इसकी कहानी जम्मू कश्मीर को हमने अलग से बताया है, इसमें हम आपको नहीं बता नहीं पाएंगे, टाइम नहीं। लेकिन आप अगर जम्मू कश्मीर की पूरी कहानी सुनना चाहेंगे तो आप नीचे वीडियो में मिल जाएगा आपको अच्छे से कहानी सुनने के लिए। तो हमने क्या किया, हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल हुए थे। और जो हरि सिंह शामिल हुए अक्टूबर 1947 में, कब शामिल हुए, अक्टूबर 1947 में जो होता है इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया था। जूनागढ़ को हमने जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया। जूनागढ़ में हमने क्या करा दिया, जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया। और यहां का जो शासक था वो कहां भाग गया, अर्थात पाकिस्तान चला गया था। और जूनागढ़ को हमने क्या कर दिया, फरवरी 1948 में हमने इसको शामिल कर लिया था। फरवरी 1948 में क्या कर लिया, जूनागढ़ को हमने शामिल कर लिया। इसमें भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि जूनागढ़ की क्या कहानी थी, कैसे शासक को शामिल किया गया था। इसके बाद जो था नवंबर 1948 में जो होता है, नवंबर 1948 में जो होता है सैन्य कार्यवाही के द्वारा क्या कर दिया गया था, हैदराबाद को मिलाया गया था सैन्य कार्यवाही के द्वारा। अब देखेंगे इन 3 हमने बताया कि जो देसी रियासतें थी
ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत थे। देशी रियासतों की संख्या 600 रखी गई थी, जिनमें से पाकिस्तान में 58 शामिल हो जाती हैं। भारत में 542 रियासतें होती। 542 रियासतों में जो होता है 3 रियासतें ऐसी थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को। हमने जम्मू कश्मीर को जो होता है हरि सिंह वहां के शासक थे, जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके क्या करे, भारत में शामिल हो गए थे। जबकि जूनागढ़ को जो होता है जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया, अर्थात यहाँ का शासक पाकिस्तान भाग गया। और हैदराबाद को जो होता नवंबर 1948 में जो होता है सैन्य कार्यवाही के द्वारा मिला दिया गया। अब देखेंगे देशी रियासतों के विलय में अगर कहा जाए, जो तत्कालीन हस्ताक्षर किए थे गृह मंत्री बताया जाता है कि गृह मंत्री उस समय जो थे ये अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। गृह मंत्री अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई के पटेल के नेतृत्व में इन्हीं का जो होता साहसी और कूटनीति का प्रयास था। साहसी कहा जाता, साहसी एवं कूटनीतिक प्रयास से जो होता है, कूटनीतिक प्रयास से जो होता है देशी रियासतों में विलय हुआ था। तो गृह मंत्री उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो होता है इन्हीं के साहसी और कूटनीतिक प्रयास से जो होता है भारत में देशी राज्यों को क्या कहता, भारत में जो छोटे छोटे देशी रियासतें थी वो भारत में विलय माना जाता है। इन्हीं के साहसी और कूटनीति का प्रयास माना जाता है। अब देखिए देशी रियासतों के विलय पर जो होता है हम राज्यों का पुनर्गठन की बात करें कि हमने कैसे, जब देशी रियासतें मिल गई तो हमने एक राज्य का बनाने का पुनर्गठन कैसे किया था, इसके बारे में थोड़ा सा देखें। राज्यों के पुनर्गठन की, राज्यों के पुनर्गठन की बात आती है। राज्यों के पुनर्गठन की बात करें तो आपको बता दें कि राज्यों के जो होता है भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात करा जाए या तो इसमें 3 समितियां थी पुनर्गठन की बात कर रहे थे हम लोग। पहला थी राज्यों के पुनर्गठन पे मुख्य भूमिका जो निभाने वाली 3 समिति बनाई गई थी। पहला एसकेधर आयोग, एसकेधर आयोग, एसकेधर आयोग, जिन्हें जून 1948 में समिति बनाने का आयोग बनाया था। दूसरा थे जेवीपी आयोग, जेवीपी आयोग, जिसमें 3 सदस्य शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। 3 सदस्य थे, जवाहर, जे फार से जवाहर लाल नेहरू, वी से जो थे वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, और पी से जो थे पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, सीतारमैया। इनको जो होता है दिसंबर 1948 में आयोग बनाया गया था, अर्थात इन्होंने दिसंबर 1948 में। और तीसरी जो समिति बनाई गई थी वो फजल अली आयोग की अध्यक्षता में बनाई गई थी, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में बनाई गई थी। पहली चर्चा हम करते हैं एसकेधर आयोग जून 1948 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। कहा कि राज्य का जो गठन होगा वो भाषा के आधार पर नहीं होगा। उन्होंने कहा जो राज्य का गठन होगा वो भाषा के आधार पर नहीं, अस्वीकार कर दिया। उन्होंने जब एसकेधर ने कहा कि जी भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता, उन्होंने कहा कि भौगोलिक और प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर जो होता है राज्य का गठन हो। भौगोलिक एवं प्रशासनिक
भौगोलिक और प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर जो होता राज्य का गठन करे। तो इन्होंने अपने रिपोर्ट में दो बात कही। उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का नहीं गठन नहीं किया जा सकता, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। और उन्होंने कहा कि अगर राज्य का गठन हो तो वहां की भौगोलिक और प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर राज्य का गठन किया जाए। वहीं पर जेबीपी समिति ने कहा, उन्होंने भी क्या किया, जेबीपी समिति ने भी भाषा के आधार पर जो होता वही बात कही कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन इन्होंने भी क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा भाषा के आधार पर राज्य का गठन संभव नहीं होता है। उन्होंने भी कहा कि लेकिन बता दें कि 1953 में, सन 1953 में एक कांग्रेस नेता जो आंध्र प्रदेश में, कांग्रेस नेता आंध्र प्रदेश में, जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु, पोट्टी श्री रामुलु ने भूख हड़ताल कर दिया। जब दो समितियां ने भाषा के आधार पर जो होता है राज्य के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया, तो कांग्रेस नेता श्री पोट्टी रामुलु ने क्या कर दिया, भूख हड़ताल कर दी, भूख हड़ताल कर दिया। इस भूख हड़ताल में जो होता 53 दिन बाद जो होता है इनकी जो होती है मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। भूख हड़ताल में जो होता है इनकी 53 दिन बाद मृत्यु हो जाती है, जिससे जनता में क्या हो जाता है, फलस्वरूप क्या होता, मृत्यु के बाद जो होता फलस्वरूप, मृत्यु के फलस्वरूप जो होता है अराजकता क्या करती है, फैल जाती है। क्या फैल जाती है, अराजकता फैल जाती है। जब अराजकता फैल जाती है तो सरकार को जो होता विवश होकर के, क्या सरकार को जो होता है विवश होकर के जो होता है भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया। इसलिए जो होता 1953 में भाषा के आधार पर जो होता है राज्य का गठन सबसे पहले माना जाता है कहां, आंध्र प्रदेश में। आपको समझ में आ गया होगा कि मजबूरी थी सरकार को, ऐसा नहीं कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन आंध्र प्रदेश में सरकार अपनी सहमति से की थी। 1953 में कांग्रेस के नेता जो थे पोट्टी श्री रामुलु ने भूख हड़ताल कर दिया और 53 दिन के बाद उनकी जो होती मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद अराजकता जनता में क्या हो जाती है, अराजकता फैल जाती है, जिससे सरकार को विवश होना पड़ता है। और विवश होकर के क्या करती है सरकार जो होता है भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर देती है। और प्रथम राज्य का गठन जो भाषा के आधार पर होता है वो आपको कहां होता है, आंध्र प्रदेश में राज्य का गठन किया जाता है। अब देखेंगे फजल अली आयोग की गठन की बात करें, इनकी रिपोर्ट जो होता है इसके बाद जो होता है भाषा के आधार पर जो होता है जब गठन हो जाता है तो फिर फजल अली को यह रिपोर्ट सौंपी जाती है। हम फजल अली, देखेंगे फजल अली, फजल अली आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है। इनके दो सदस्य थे, फजल अली आयोग की रिपोर्ट में दो सदस्य थे, मुख्य सदस्य माने जाते हैं। एक तो थे हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, और दूसरे जो सदस्य थे पडिक्कर नाथ, कहा जाए के.एम. पडिक्कर, के.एम. पडिक्कर, दो सदस्य थे। दो सदस्यों के साथ फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में अपनी रिपोर्ट जो होता भाषाई आधार पर सौंपी। इन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट को सौंपी। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट को जो होता 1955 में सरकार को क्या कर देती, सौंप देती है और भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन को स्वीकार कर लेती है। भाषाई आधार पर जो होता है, भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन को स्वीकार लेती है और राज्य के पुनर्गठन को स्वीकार करती है।
स्वीकार कर लेती है, जिससे हो जाता स्वीकार करने के बाद होता है, ये पहला आयोग था जिसने ये भाग को स्वीकार कर लिया। नवंबर 1956 में इस जो आयोग को जो होता स्वीकार करने के बाद ये पहला आयोग था जिसे 1956 में जो होता है इस रिपोर्ट को क्या कर दिया है, लागू कर दिया जाता है। 1955 में अपनी रिपोर्ट जो था सरकार को सौंपती है कि भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन हो, जिससे सरकार क्या कर देती है, नवंबर 1956 में जो होता है इस रिपोर्ट को क्या करती है, स्वीकार करके जो होती है क्या कर देती है, लागू कर देती है। राज्य का पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर जो होता है 1956 में जो होता है कितने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या हो जाता, विभाजित हो जाता। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित जो होते बनते। तो आपको पता हो गया कि रिपोर्ट बाद 1956 में जो होता 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हो जाता है और नवंबर में इसे लागू कर दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि 1950 में इसके बैकग्राउंड में आप थोड़ी सी जाइएगा तो राज्यों का जो पुनर्गठन था, राज्य कितने भागों में बटा था। जब देशी राज्यों का विलय हुआ था तो 1950 में 4 राज्यों में बटा था। आपको थोड़ा सा देख पीछे जाइए, 1950 में जो था जो राज्य थे 4 भागों में विभक्त थे। 50 में संविधान में भारत 4 राज्यों में विभक्त था, 4 राज्यों में विभक्त था। केवल 4 राज्य बनाए गए थे, अर्थात कहा जाए कि 4 राज्यों में या 4 भागों में विभक्त था। 4 प्रकार के थे। पहला जो था भाग का था, दूसरा में जो रखा गया था भाग खा बनाया गया था, तीसरा जो राज्य रखा गया था भाग ग था और चौथा जो था भाग घ था। जब देशी राज्यों का विलय कर दिया गया था तब 1950 में जो होता है जितने राज्य विलय गए थे तो जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे उनको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया था और 7वां संविधान संशोधन था 1956 के अधिगृहित में इसे फिर अलग अलग किया गया था। तो हमने बताया कि जो 1956 में लागू किया गया था वो कौन सा संविधान था, 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। 7वां संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन 1956 में जो होता है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। केंद्र शासित जो प्रदेश का गठन हुआ था वो 7वां संविधान। लेकिन 1950 में जो था भारत के 4 राज्यों में भारत 4 भागों में विभक्त थे। भाग का था, खा था, गा था और घा था। आपको बता दें भाग का वे राज्य थे, भाग का में वे राज्य थे जो ब्रिटिश भारत में जहां ब्रिटिश भारत के गवर्नर शासन करते थे, अर्थात गवर्नर का शासन था। ब्रिटिश भारत के गवर्नर का शासन था, गवर्नर का शासन था। वो कितने कौन कौन से राज्य थे आप देखेंगे कि 56 के बाद कौन कौन से राज्य हमने विलय किया था आप नेक्स्ट वीडियो में पा जाएंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में इतना ही जानेंगे कि कौन कौन से शासक थे, किसमें रखे गए थे। तो वे राज्य थे का में जहां ब्रिटिश भारत के गवर्नर का शासन था, उन राज्यों को जो था भाग का में हमने क्या कर दिया, शामिल कर दिया गया था। और 9 जो भाग खा में थे 9 राज्य विधानमंडल थे, 9 राज्य विधानमंडल शामिल थे, 9 राज्य विधानमंडल शामिल थे। इनमें वे राज्य को समर्पित किया, वे 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था, के साथ जो था जितने शाही शासन थे इसमें शामिल किए गए थे। 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन को क्या कर दिया गया था, शामिल किया गया था। इसे भाग खा में जहां शाही शासन चलता था उसे भाग खा में हमने रख दिया था। और भाग गा में रखे ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त जो जहां थे, जहां ब्रिटिश भारत के
मुख्य आयुक्त थे, ब्रिटिश भारत के जो मुख्य आयुक्त थे उन्हें भाग ग में रख दिया गया था। वे जितने भी मतलब इसमें जो ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त जहां होते थे वो केंद्रीकृत प्रशासन चलता था, अर्थात क्या होता था, केंद्रीकृत प्रशासन चलता था। उनको क्या कर दिया गया, भाग ग में रखा गया और भाग ख में सिर्फ एक ही था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, केवल इसमें एक राज्य थे। तो 1950 में आपको पता गया होगा कि भाग चार भागों में बांटा गया था। भाग का में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत के गवर्नर का शासन था और भाग खा में वे 9 राज्य विधानमंडल के साथ जहां शाही शासन चलते थे उनको भाग खा में रखा गया था और भाग गा में रखा गया जो ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त होते थे जो केंद्रीकृत प्रशासन चलता था, और भाग गा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह रखा गया था। और 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इनको खत्म करके जो था 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या कर दिया गया, विभक्त कर दिया, अर्थात गठन कर दिया गया। अब अगली वीडियो में बताएंगे आपको कि 1956 के बाद कितने राज्यों को किसके किसके गुलाम थे और कैसे कैसे हमने राज्यों में बताया अर्थात मिलाया, और किस अधिनियम के तहत आपको वीडियो में मिल जाएगा कि हमने उन्हें शामिल करके बनाया था। बस इतना वीडियो देखिए, फिर आपको कल मिलते हैं।